This seminar is about one very important thing. This is about the awareness. Most of the students, who are pursuing their schooling or who are in the first or second year of college or even the final year of the college, तो उन लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम ये होता है कि देयर इज लेस अवेयरनेस अबाउट दिस थिंग कॉल्ड एज सिविल सर्विसेज एग्जाम। देखा जाए तो बोला जाता है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है। ओके, दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया। ऐसा बोलते हैं कि करीब 10 लाख से भी ज्यादा लोग इस एग्जाम में पार्टिसिपेट, मतलब इसका फॉर्म जो है वो फिल करते हैं, लेकिन तैयारी नहीं हो पाती। उस वजह से 5 लाख या 6 लाख लोग ही बच्चे जो है वो इसका एग्जाम लिखते हैं, और उसमें से 1000 बच्चे जो है वो सिलेक्ट होते हैं। और 1000 में से भी हर कोई बच्चा चाहता है कि वो टॉप 100 में आए, क्योंकि टॉप 100 में आने के बाद ही वो जिस सपने के लिए वो शुरू करता है इस जर्नी को कि मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, वहां पर वो एनरोल जो है वो हो पाए। ठीक है, तो ये जो सपना है, ये सपना बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और इसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी की जरूरत है, अच्छी प्लानिंग की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, और सबसे पहली बात अवेयरनेस की जरूरत है। आप में से ज्यादातर जो बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया है, ठीक है, आई एम कॉलिंग यू बच्चे, ऑल्दो आई एम नॉट सो दैट बिग, बट स्टिल वो थोड़ा सा फील आता है उसमें। ठीक है, तो ज्यादातर जो है आप में से वो या तो स्कूल में है, 11th क्लास 12th क्लास, या फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फाइनल ईयर के अंदर। कुछ बच्चे जो है वो शायद ग्रेजुएट भी हो गए होंगे, बट स्टिल दे आर अटेंडिंग। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बेसिक्स जो है वो सबके लिए एक जैसे हैं। हम लोग आज यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली इस बात के ऊपर है, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट नहीं की है। जिन लोगों ने अभी शुरुआत भी नहीं की है, ये वीडियो ठीक उनके लिए है। इसमें स्पेसिफिकली हम लोग जो फोकस कर रहे हैं उन बच्चों को कर रहे हैं जो बच्चे अभी स्कूल के अंदर है, 11th या 12th क्लास में है, या फिर जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आ गए हैं। हम उनको ध्यान में रखते हुए ये पूरा सेमिनार जो है वो कर रहे हैं। बट जिन लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, वो भी इन बेसिक्स को समझकर काफी अच्छी तरीके से अपना माइंड मेकअप जो है बना सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर दे शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम और नॉट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। Let me introduce myself. My name is Mahendra Kumar Khuntwal, popularly known as Mahendra Nand Kishore. Okay. I am the founder of Timbru Educational Lab with my friend Samrat Patidar. And I also teach economics and history in a school. So even though this is my core area where I teach history and economics is my major subject. And I really find it very interesting. Although ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज में भी काफी ज्यादा मदद करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके काम का बंदा इस तरह से हो जाता हूँ। As in, I take both the subject and they are having quite good weightage in this preparation of civil services. अच्छा, जब हम सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम स्पेशली उस एग्जाम की बात कर रहे हैं जिस एग्जाम के थ्रू बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, आईएफएस बनना है। ये कुछ पॉपुलर सर्विसेज होती है जिनमें जाने के लिए सोचा जाता है। हालांकि इस तरह की बहुत सारी अलग अलग जो है वो पोस्ट होती है इस एग्जाम के थ्रू, बट मेजरली इन 3-4 चीजों को जो है वो ज्यादा टारगेट किया जाता है, और इसी को लेकर जो है ज्यादा पॉपुलरली जो है वो यही चीज हमारे सामने आती है। ठीक है, आई बिलोंग टू चित्तौड़गढ़ राजस्थान, यहीं पर मैं रहता हूं, और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो करियर काउंसलिंग में है, जैसा कि मैं भी आप लोगों के साथ में कर रहा हूं। इससे पहले हम लोगों ने एक सेमिनार किया था विच वाज ऑन स्कोप ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इस तरह के और भी सेमिनार्स मैं करता रहता हूं। सो यू कैन लिंक विथ मी। टिम्बरू एक पेज है फेसबुक पर, टिम्बरू नाम से, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर काफी अलग अलग जगह जो है वो मेरा नंबर भी फैल गया है। इवन इफ यू हैव गॉट द लिंक तो आपको मेरा नंबर भी मिला होगा, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दैट ऑल्सो। ओके, और you can write me on email ID also. My email ID is team.timru@gmail.com. team.timru@gmail.com. So there also you can contact me. Okay. Then I look after the pedagogy of economics and social science. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और सिर्फ क्या होता है कि जनरली हम लोग जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पढ़ते हैं, मार्क्स लाने के हिसाब से पढ़ते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलोंग विद बोर्ड एग्जाम और मार्क्स लाने वाली चीजों के साथ साथ में ये दोनों सब्जेक्ट लाइफ में भी हमारी काफी मदद करते हैं। तो लाइफ में किस तरह से ये सब्जेक्ट हमारे काम में आएंगे, इसको लेकर भी हम लोग, मतलब मैं थोड़ा जो है वो वर्कआउट करता हूँ, और उसको लेकर भी अलग अलग तरह की चीजें जो है वो डिजाइन करते हैं।
देन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डेवलपिंग टीचिंग इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रियल लाइफ में जो है वो बहुत ज्यादा काम में आता है, और किस तरह से इकोनॉमिक्स का नॉलेज को हम लोग रियल लाइफ में यूज में ले सकते हैं, इसको लेकर आई डू अ लिटिल वर्कआउट। साथ में एजुकेशन में जो भी ऑनगोइंग इश्यूज चल रहे हैं उसके ऊपर आई डू रिसर्च, आई डू अ लॉट ऑफ रीडिंग्स, और थोड़ा बहुत कुछ लिखता भी हूँ। Many of the of you people might come up across with the articles or the small chapters which I have written about education and economics. Okay, so this was my short come long introduction. Obviously, you are not here for that introduction, but you are here for this one very important thing, which is Civil Services Exam, जिसको हम लोग short में बोलते हैं CSE. अब भैया CSE क्या बोला है, ठीक है? तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है ये क्या होती है, ठीक है? उससे पहले आई जस्ट वांट टू कंफर्म इट अगेन वेदर माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू, कैन यू सी द स्क्रीन, और क्या मैं आपको, मेरा छोटा सा चेहरा आपको नजर आ रहा है? जस्ट कंफर्म विद दिस, मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर रिप्लाइंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस, सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जाम आखिर है क्या, ठीक है? क्या होता है ये एग्जाम, एंड व्हाई डू वी वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट, ठीक है? तो पहले सीएसई एग्जाम के बारे में हम लोग पता कर लेते हैं। तो यूपीएससी नाम से एक अथॉरिटी है जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम हर साल कंडक्ट करवाती है, और इसी एग्जाम को देने के बाद में आईएएस, आईआरएस, आईएफएस है ना, फॉरेन सर्विसेज या फॉरेस्ट सर्विसेज या रेवेन्यू सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, ये सारे लोग जो है वो इसी एग्जाम के थ्रू बनते हैं। तो अगर आप लोग जो है वो इस बात का सपना देखते हैं कि मुझे भी कलेक्टर बनना है, मुझे कुछ बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, मुझे सोसाइटी के अंदर कुछ बड़ा चेंज लेकर आना है, सो हियर इट इज, दिस इज द पाथ दैट यू कैन चूज, और यहां से आपका जो है वो रास्ता जाता है, ठीक है? तो ये सिविल सर्विसेज एग्जाम का मोटा मोटा जो है वो मामला है, ठीक है? अब इसके साथ साथ एक ये चीज समझ लेते हैं कि कोई भी सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहता है। तो सब लोगों के अलग अलग जो है वो आंसर्स उसके हो सकते हैं, ठीक है? आई विल आस्क यू आल्सो, क्यों बनने चाहते हैं सिविल सर्वेंट? आप में से बहुत सारे लोग अटेंड कर रहे हैं, आप में से किसी ने डिसाइड किया होगा, तो सिविल सर्वेंट बनने का एक मोटिव क्या है आपका? व्हाई डू यू वांट टू बिकम सो? इफ एनीवन कैन आंसर मी, एक दो आंसर ही चाहिए मुझे, ताकि हमारा सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव बन जाए। So for the power and the respect. Oh my God, this this is the real answer. But ये आंसर पता आईएएस के इंटरव्यू में नहीं देना है। This question from the beginning कि मैं तैयारी शुरू करता हूं तब भी मुझसे पूछा जाता है, पापा भी मुझसे पूछते हैं कि सिविल सर्वेंट क्यों बनना है, टीचर भी मुझसे पूछता है सिविल सर्वेंट क्यों बनना है, और यही क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। तो यहाँ तो हम लोगों को ऑनेस्ट आंसर देना है कि हम क्यों बनना चाहते हैं। अच्छा, इसमें होता है क्या, जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हम क्यों बनना चाहते हैं, जब तैयारी करने लगते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, और जब इंटरव्यू में बैठ जाते हैं तब क्यों बनना चाहते हैं, ये तीनों ही आंसर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में डेफिनेटली इट इज अ वेरी बिग अट्रैक्शन कि हम देखते हैं कि जब किसी चौराहे पर कलेक्टर की गाड़ी निकलती है और सारे ट्रैफिक वालों को रोक दिया जाता है, तो हमको देख के लगता है कि हाँ ये बनना है यार, ये बने नहीं तो फिर क्या किया। ये होता है पावर, ये होता है रॉब। ठीक है, कलेक्टर आ रहा है, सब लोग खड़े हो जा रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ी सी पावर जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, तो हर कोई जो जब सपना देखता है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, मुझे आईएएस बनना है, तो यही सोचता है कि आईएएस में भी मुझे कलेक्टर बनना है। ठीक है, क्योंकि ये पावर जो है मुझे चाहिए, ये रेस्पेक्ट मुझे चाहिए, ये रुतबा जो है वो मुझे चाहिए। तो हर कोई इस चीज के लिए शुरू करता है, पर क्या होता है कि ये अट्रैक्शन होता है, ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोगों को और ज्यादा सॉलिड रीजन चाहिए दैट व्हाई डू आई वांट टू बिकम सिविल सर्वेंट, और उसके लिए हमको पहले पता लगाना होता है कि एक सिविल सर्वेंट होता क्या है, वो क्यों क्या काम करता है, वो सोसाइटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजों का हम लोगों को जो है वो पता होना चाहिए, तब जाके हम लोग जो है वो इस चीज पे क्लियर हो पाते हैं यार कि क्या रीजन है, वो क्या रीजन है जिसकी वजह से मैं, क्योंकि ये रीजन जो है ना, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है और हम लोगों को एक सॉलिड रीजन चाहिए। कोई भी बड़ा काम जब करना होता है तो हमको एक अच्छा रीजन चाहिए, उस रीजन के साथ ही वो बड़ा काम जो है वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, चलो,
तो वैसा रीजन आपको ढूंढना है। छोटा सा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं कि ये प्रोसेस किस तरह से काम करता है। दिस प्रोसेस इज वेरी सिंपल। जो एग्जाम होता है सीएसई का, है ना, सिविल सर्विसेज एग्जाम को हम लोग शॉर्ट में सीएसई बोलेंगे, तो आप लोग आगे जो है वो समझ जाना कि सीएसई क्या है। तो सबसे पहले जो है वो प्री एग्जाम होता है। इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट से होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ 7 8 9 सब्जेक्ट्स हैं या एरियाज हैं जिन एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें अपकमिंग करंट इश्यूज जो हैं वो क्या चल रहे हैं या करंट न्यूज क्या है, या फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिर आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, है ना। इन सब चीजों से मिलकर जो है वो एक 100 नंबर का पेपर बनता है, मतलब 200 मार्क्स का पेपर बनता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो उस एक पेपर में आते हैं। इसके लिए आपको खूब सारा पढ़ना पड़ता है और प्री एग्जाम आपको देना पड़ता है। प्री एग्जाम जो है वो आप अगर क्लियर कर लेते हैं, जनरली उसका कट ऑफ जो है वो अगर हम देखें तो 200 मार्क्स में से आपको ऑलमोस्ट अगर 115 120 नंबर अगर आप लेकर आ जाते हैं तो आपका प्री क्लियर हो जाता है। और प्री क्लियर होने के बाद में दूसरा एग्जाम आता है जिसको मेंस बोलते हैं। ये एक रिटन एग्जाम होता है, ठीक उसी तरह से जैसे आप बोर्ड में एग्जाम लिखते हैं। अब मैं क्यों चाहता हूं कि बच्चे स्कूल टाइम से इस एग्जाम को टारगेट करें, उसका रीजन ये है कि जो रिटन एग्जाम की जो आदत है वो हमको स्कूल में अच्छी होती है, लेकिन कॉलेज में चूंकि साल में एक बार एग्जाम हो रहा है या 6 महीने में एक बार एग्जाम होता है, तो और हम लोग उतना सिंसियर भी नहीं रहते हैं, तो हमारी लिखने की प्रैक्टिस जो है वो छूट जाती है। और लिखने की प्रैक्टिस छूटने की वजह से क्या होता है, इस एग्जाम के अंदर अगर हम लेट सोचते हैं कि एग्जाम हमको इसकी तैयारी करनी है, तो फिर प्रैक्टिस छूटने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो स्कूलिंग में अगर हम लोगों को क्लियर है कि हमको ये एग्जाम लिखना है, तो हमको हमारी जो राइटिंग स्किल्स है उनको बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव जो है हमको करना है। राइटिंग स्किल्स जो है वो किस तरह से इंप्रूव की जाती है, इसको लेकर भी इन फ्यूचर आई एम थिंकिंग टू डू वन सेमिनार, जिसमें हम लोग रिचर्ड फाइनमैन मेथड का यूज करेंगे टू इंप्रूव राइटिंग स्किल्स, हाउ टू राइट गुड आंसर्स, इंप्रेसिव आंसर्स, और अच्छे आंसर किस तरह से लिखें, उसके लिए भी हम लोग प्लान करेंगे। इफ यूल से अगर आपके रिस्पॉन्सेज आएंगे तो मेंस में भी उसी तरह से वही सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन यहां पर एक फायदा ये होता है कि चूंकि हम लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो मेंस में क्या होता है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हमको चूज करना होता है, ऐसा कोई सब्जेक्ट जो हमको लगता है कि ये सब्जेक्ट मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं। तो कभी कभी कुछ बच्चे जो ग्रेजुएशन करते हैं वही सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, या एनलिस्टेड है, खूब सारे सब्जेक्ट्स हैं, 15 20 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो चूज करना होता है, और उस सब्जेक्ट का पेपर जो है वो 500 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इस तरह से मेंस में भी अलग अलग 5 6 पेपर्स होते हैं, ठीक है। और वो पूरा रिटन एग्जाम होता है, उसमें राइटिंग स्किल्स बहुत मायने रखती है, स्पीड भी बहुत मायने रखती है, कितने अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करते हो आंसर को फ्लो चार्ट से, वो बहुत मायने रखता है। तो वो मेंस एग्जाम होता है। मेंस का जो है वो कट ऑफ आने के बाद में तीसरे फेज में हम लोग पहुंच जाते हैं, जो कहलाता है इंटरव्यू फेज। यहां पर आप, क्योंकि अगर आप प्री और रिटन एग्जाम निकाल चुके हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज है। तो यहां पर नॉलेज चेक करने के बजाय पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, क्योंकि आप इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में लेने जा रहे हो। ऐसे में ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप फील्ड में जाके काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपके इंटेंशन कैसे हैं, ठीक है, आप क्यों सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, ठीक है। उन सारी चीजों को लेकर एक टेस्ट होता है, इसकी भी अलग से प्रिपरेशन होती है। तो उसके बाद तीसरा फेज जो है वो इंटरव्यू वाला फेज होता है। फोर्थ फेज जो होता है, इंटरव्यू जब आपका क्रैक हो जाता है और उसके बाद में शहर में ये बात फैल जाती है कि फलाना आदमी जो है या फलाना लड़का जो है वो यूपीएससी की एग्जाम उसने क्लियर कर ली है, वो आईएएस बन गया है, वो आईपीएस बन गया है, उसको फलाना कैडर मिल गया है, ठीक है। तो इसके बाद में फिर आपका ट्रेनिंग वाला टाइम आता है। तो अलग अलग जगह यहाँ पर जैसे आईएएस की ट्रेनिंग जो है वो लबासना में होती है, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर नेम है, आप लोगों ने सुना होगा शायद, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग के बाद में आप पहुंच जाते हैं, आपकी पोस्टिंग होती है, और फिर आप एज ए एसडीएम जो है वो किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट हो जाते हैं, और फिर आपका काम वहां से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो रियल वर्क तो वहां से शुरू होता है। अभी तक तो सारा काम क्या हुआ, हम तैयार हो रहे हैं इस बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जो है वो हमारा रियल काम शुरू होता है। और जो हम लोग बोलते हैं कि, है ना, रुतबा होना चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए, वो सारी एक महीने भर की रहती है। महीने भर के अंदर वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, और फिर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको हमारे सर पे लगती है यार, कि नहीं यार, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हमको लोगों की इतनी सारी अपेक्षाएं हैं, लोग इतनी सारी प्रॉब्लम्स में हैं,
सोसाइटी की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसको लेकर हम लोगों को जो है वो काम करना है, और वो फिर आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन बन जाता है काम करने का। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर, जैसा मैंने आपको बोला कि चूंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम स्कूल और कॉलेज, तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर 5 चीजें मैंने आइडेंटिफाई की जो मुझे लगता है एक स्कूल स्टूडेंट के लिए या फिर एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए जिसने अभी अभी सोचना शुरू किया है कि मुझे सीएससी का एग्जाम लिखना है, उसके लिए ये 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। ये 5 ही कोर चीजें हैं जो जिसके बारे में आज हम लोग सबसे ज्यादा बात करेंगे, और यही आपका बेस बनाएगा। यही चीज आपको डिसीजन लेने में मदद करेगी कि वेदर यू शुड गो फॉर सीएससी और नॉट। ठीक है, देखते हैं ये 5 चीजें क्या है। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज हैबिट फॉर्मेशन, है ना, क्योंकि जिस रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप जा रहे हैं केवल पढ़ाई करके नहीं बना जा सकता। इसमें कुछ आदतें होती है, कुछ हैबिट्स होती हैं जिनको आपको शुरू से लेकर चलना पड़ता है, जो बाद में आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है। और उसी एटीट्यूड के साथ में आप ये एग्जाम को लिखते हैं, आप एग्जाम को तैयार करते हैं, आप इंटरव्यू देते हैं, और उसके बाद में उसी एटीट्यूड के साथ में ही आप आपका काम जो है वो करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप आईएएस बन गए उसके बाद में काम खत्म हो गया। रियल वर्क उसके बाद में शुरू होता है, तब मायने रखता है कि आपने ये जो पूरे ड्यूरेशन में जो तैयारी की आप कितने तैयार हो। ठीक है, तो ये कुछ अच्छी आदतों का फॉर्मेशन हम लोगों को शुरू से ही करना पड़ता है। ठीक है, ये कौन कौन सी हैं ये मैं बताऊंगा। दूसरा है स्ट्रेटेजी, आपके पास में होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर हैविंग राइट स्ट्रेटेजी तो डेफिनेटली जो है वो आप इस एग्जाम को निकाल देंगे, है ना। इसको क्रैक करना बहुत आसान है, लेकिन कितनी जल्दी हम लोग अवेयर होते हैं और कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी हम लोग बनाते हैं। स्ट्रेटेजी को बनाने में अभी इस वीडियो में थोड़ी मदद मैं आप लोगों की करूंगा। ठीक है, थोड़ी सी हेल्प मैं आप लोगों की करने वाला हूं। नाउ थर्ड पार्ट इज प्रैक्टिस। वी नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, पर प्रैक्टिस किस चीज की वो भी देखेंगे। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, ये जैसे मैंने बोला कि ये बहुत बड़ा पार्ट है, और ये ऐसा नहीं होता है कि आईएएस बनने के बाद में चलो पर्सनालिटी डेवलपमेंट शुरू होता है। ये शुरू से ही शुरू हो जाता है। पूरी प्रोसेस में आपकी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होती है, लेकिन उसमें किन किन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है वो भी हम बात करेंगे। यहां पर इस सेमिनार में हम लोग सिर्फ ये बात नहीं कर रहे हैं कि सीएससी एग्जाम को क्रैक करके आईएएस बन जाए। इस बात के ऊपर भी हमारा फोकस है कि भैया बन तो गए, लेकिन उसके बाद में वो सारी क्वालिटीज हमारे अंदर आनी चाहिए कि हम सक्सेसफुली उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा भी कर पाए और वाकई में बहुत अच्छा काम जो है वो कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए कर पाए। ठीक है, और फोर्थ चीज जो है वो है हमारे पास में परसेवरेंस। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये शब्द शायद आप लोग में से कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा, कुछ लोगों ने जरूर सुना होगा। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ओके, नाउ हैबिट फॉर्मेशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया के आसपास क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इसको जानने की आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आप में आदत भी होनी चाहिए कि आपके आसपास क्या क्या चीजें चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी। ठीक है, सो वी मस्ट नो व्हाट इज गोइंग अराउंड, और ये हमारी हैबिट में आना चाहिए, है ना। कि जैसे न्यूज देखने की हैबिट, कभी न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर थोड़ा सा पढ़ लिया, घुमा लिया, इंफॉर्मेशन मिल गई तो उसको समझ लिया, है ना। वो हैबिट हमारे पास में जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, बुक्स, मैगजीन, स्टोरीज, न्यूज़पेपर जो मिले वो पढ़ो। पढ़ना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग, आपको ऐसा लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना बोरिंग लगता है, स्टोरीज पढ़ो, कोई बात नहीं। आप नॉवेल्स पढ़ो, आप बुक्स पढ़ो, आप मैगजीन पढ़ो, जो आपके इंटरेस्ट की चीजें हैं उसको आप पढ़ो, लेकिन पढ़ना जो है वो थोड़ा सा जरूरी है इसमें। ठीक है, तो पढ़ना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ये देखो, समझ लो, रीडिंग फॉर्मेशन आगे जाके हमको बहुत बड़ा बड़ा पढ़ना है, तो वो बड़ा बड़ा अचानक से नहीं पढ़ पाएंगे। जब हम लोग हैबिट डालेंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ने की, तब जाके तो आगे जाके उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। और तीसरा है, हम लोगों को डिस्कशन करना है अलग अलग इश्यूज के ऊपर, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। दोस्तों के साथ करो, कलीग्स के साथ करो, नेबर्स के साथ करो, उनके साथ डिस्कशन करो। तो ये 3 चीज जो है वो, इन 3 चीजों की आदत हमको डालनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इसमें लिखी नहीं है वो ये है, यू मस्ट मेंटेन योर हेल्थ। आपका फिटनेस जो है उसको आप जरूर से मेंटेन करें, क्योंकि आप देखो, जब आप इस ड्यूटी के लिए तैयार होंगे, इस एग्जाम की पूरी प्रोसेस के अंदर आपका हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एग्जाम एक तो बहुत लंबा चलता है, ठीक है, प्रिपरेशन बहुत लंबी चलती है, और थोड़ा से भी हेल्थ के साथ में दिक्कत हुई और पूरे साल की या 2 साल की या 3 साल की मेहनत पे पानी फिर सकता है। इसलिए फिटनेस और हेल्थ जो है वो बहुत जरूरी है। इसको हमको मेंटेन जो है वो शुरू से करना है, और इसकी आदत अभी से हम लोग को डालनी है। ठीक है, चाहे वो आप वॉक से शुरू करो, चाहे रनिंग से शुरू करो, चाहे हेल्दी फूड से शुरू करो,
चाहे अच्छी डाइट से शुरू करो, लेकिन हेल्थ का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान हम लोगों को एनर्जी लेवल जो है हमारा बहुत स्ट्रांग चाहिए। तो एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, अच्छी फिटनेस फिजिक को मेंटेन करने के लिए, ये नहीं बोल रहे बॉडी वॉडी बनाओ जिम जाओ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, पर हेल्थ को अच्छा जो है वो मेंटेन करना हमको जरूरी है। तो ये कुछ चीजें जो है वो हम लोगों को करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा काम जो है वो होगा। तो दीज आर अबाउट हैबिट फॉर्मेशन, ये बहुत जनरल चीजें थी। अब स्ट्रेटेजी जो है वो क्या होनी चाहिए, तो मैं अभी केवल उतनी ही स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको कि इफ यू आर बिगिनर, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि टेक अ ईयर्स टाइम, 1 साल का टाइम लीजिए, ठीक है। आई एम गिविंग यू द स्ट्रेटेजी फॉर 1 ईयर। इसके बाद में आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आगे क्या करना है आपको। लेकिन ये 1 साल में जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उतनी चीजें आप लोग जो है वो कर लें, ठीक है, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग ये चीजें जो है वो बेस्ट है, मतलब ये बढ़िया है एकदम, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है आप कर लेंगे तो आपका आधा काम हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, और इसी 1 ईयर की प्रिपरेशन में आपको पता चल जाएगा कि आप ये एग्जाम निकाल सकते हैं, या आपको थोड़ी और मेहनत की जरूरत है, या आपको कोई ऑल्टरनेट सोचने की जरूरत है, ठीक है। तो ये 1 साल के टाइम में हमको पता लग जाएगा अब ये राइट स्ट्रेटेजी हमारी जो है वो क्या होनी चाहिए। तो आप देखिए, स्कूलिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है वो होती है हमारी एनसीईआरटी, ठीक है। हम लोग यहां पर 2 चीजों को लेकर बात करेंगे, एक बात करेंगे हमारे सिलेबस को लेकर। यूपीएससी का जो सिलेबस होता है वो यूपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है हर साल अपडेट हो, लेकिन कभी कभी हर साल अपडेट भी होता रहता है, ठीक है। वो सिलेबस का प्रिंट आउट आप निकालकर अपने पास में रख लें, ठीक है। और इस सिलेबस को आप एनसीईआरटी से मैच करें। एनसीईआरटी कौन सी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, कि क्या क्या चीजें आप लोगों को जो है वो करनी है। अच्छा, जो एनसीईआरटी में पढ़ने की, चलो इसी के साथ बताता हूं मैं आपको, ठीक है। कौन सी एनसीईआरटी बुक्स आपको पढ़नी है और क्या आपको सारी एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है, ये 2 क्वेश्चन जो है वो जरूर आपके दिमाग में आएंगे। तो इसको लेकर मैं आपको क्लियर करूं, क्योंकि एनसीईआरटी हम लोग स्कूल में ही पढ़ते हैं, तो स्कूल वाली ही एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं। यानी टेक्निकली स्कूल से ही आपका आधा तो नॉलेज मिल जाता है और आधी प्रिपरेशन आपकी स्कूल से ही शुरू हो जाती है, तो पंगे वाली बात है ही नहीं, ठीक है, और आसान भी होता है ना। आप सोचो, आप स्कूलिंग में अगर हम लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं किया, और हम लोग कब पढ़ रहे हैं, हम लोग ग्रेजुएशन के बाद पढ़ रहे हैं, तो 3 साल के बाद हम वो चीजें पढ़ रहे हैं जो हम स्कूलिंग में पढ़ के छोड़ चुके हैं, वो भूल चुके हैं। तो क्यों? क्योंकि हमने ठीक ढंग से नहीं पढ़ा। तो अभी स्कूलिंग में है तो अभी थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो किताबें ऑलरेडी हैं उसको तो पढ़ ही ले, और जो पुरानी है उनको थोड़ा सा भी ताजा ताजा है तो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग जो है इसको करें। कौन कौन सी एनसीईआरटी बुक्स हैं और क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो पढ़ने के लिए हमारे पास फिलहाल 1 साल के लिए इतना ही है। हिस्ट्री की जो बुक है आपको 6 से लेकर 12 तक की पढ़नी है। ज्योग्राफी भी 6 से 12 की पढ़नी है। सिविक्स भी 6 से 12 की पढ़नी है। इकोनॉमिक्स आपको 11th और 12th की पढ़नी है, लेकिन उसमें माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये कुछ ही आपको जो है वो पढ़नी है, ठीक है। दीज आर ओनली दी बुक्स विच यू हैव टू स्टडी, ठीक बात है। नाउ, और साइंस आपको 6 से लेकर 10 तक की पढ़नी है। 11th और 12th में बायो और केमिस्ट्री होती है, उसके 5-6 चैप्टर्स हैं, है ना, ये चीजें। अब ये सब फिल्टर आप कहां से लगाएंगे? ये सब फिल्टर लगेगा हमारा सिलेबस से, ठीक है। हम लोग सिलेबस देखेंगे और सिलेबस के हिसाब से ये कंटेंट को जो है वो मैच करके पढ़ेंगे। अब ये दिखने में कितना सारा दिख रहा है, इतना सारा है भैया, इतने सारे को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा नजर आ रहा है हम लोगों को। तो इसमें हमको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना ही, जितना स्लोली स्लोली पढ़ना शुरू करना है और इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। आपको ये जितने भी सब्जेक्ट है, कोई एक सब्जेक्ट तो होगा जिसमें इंटरेस्ट होगा, आप पहले उसको पकड़ के शुरू करें। अगर आप लोग 11th और 12th में हैं, अगर आप मान लो कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज में हैं, तो आप इकोनॉमिक्स के ये 3 सब्जेक्ट कम से कम अच्छे तरीके से पढ़ लें, ठीक है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो जो 5-6 चैप्टर में बता रहा हूँ 11th 12th बायो केमिस्ट्री के, वो अच्छे से पढ़ लें। इतना तो अभी इसी साल में कवर हो सकता है, पढ़ते पढ़ते ही कवर हो सकता है। तो पढ़ ही रहे तो थोड़ा अच्छे से फोकस के साथ पढ़ लेते हैं, अच्छे नोट्स भी इसके बना लेते हैं ताकि बाद में काम में आएगा, ठीक है। और रही बात हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स की, तो धीरे धीरे करके जिस जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को आप पिक कर लें, एक एक करके। मानो आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है तो हिस्ट्री को, और हर इन तीनों सब्जेक्ट को आपको शुरू 6th क्लास से करना है, 6th क्लास से शुरू करें आप। अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं तो मुझे समझ में आता है आपको ये सब तो 11th 12th में ही तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब बेसिक है। आप 11th 12th में वैसे भी, क्योंकि 11th 12th में क्या होता है, जितना भी हमने 6 to 10th पढ़ा है उस सबका एक तरह से क्रक्स या रिवीजन के तौर पर 11th 12th में थोड़ा सा और डिटेलिंग में आ जाता है।
तो हमारी प्रिपरेशन वहां और ज्यादा अच्छी हो जाती है। इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे करके आप थोड़ा मोटा पढ़ना जो है वो शुरू करें। टारगेट लें। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि स्कूलिंग आपकी बहुत जरूरी है, स्कूल में जितने सब्जेक्ट हैं वो भी आपको पढ़ना है, लेकिन मैं केवल ये बोल रहा हूं कि अगर आप आगे प्लान कर रहे हैं तो ये कुछ चीजें हैं, इनको भी आप थोड़ा थोड़ा करके जो है वो पढ़ना शुरू कर दें, ताकि बाद में जो है वो बर्डन नहीं बने। और जब आप ये डिसाइड करें या ग्रेजुएशन में एंटर करें या फाइनली प्लान करें कि यार यस नाउ मैं डेडिकेटली प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो आपके पास में ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ा होगा, ठीक है। और एनसीईआरटी अगर आपका पढ़ा हुआ है ना, तो ये समझो आपका 40% बेस जो है वो बन गया। 40% ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम इज अबाउट एनसीईआरटी। बस ये बेस आपका बन गया तो बस मजा आ गया ना, कहां दिक्कत है फिर, ठीक है। तो ये चीज जो है वो बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें क्या चीज है कि एनसीईआरटी यहां पढ़ने की बात कर रहे हैं, अब इसमें क्या है, कंफ्यूजन ये रह जाता है, एनसीईआरटी पढ़ के याद नहीं करना है भैया, याद नहीं करना है। एग्जाम तो हमने 4 साल बाद में लिखना है, अभी याद नहीं करना, अभी केवल पढ़ना है। पढ़ो, पेंसिल लो, मार्क लगा दो, ठीक है। और अगर आपको नोट्स बनाने की हैबिट है तो नोट्स बनाने लग जाओ धीरे धीरे करके। पर नोट्स बनाने से पहले भी आई एडवाइस यू कि एक बार तो सारी एनसीईआरटी को जस्ट पढ़ो। पढ़ो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना पढ़ पा रहे हो, है ना, पढ़ने के बाद कितना समझ पा रहे हो, है ना, बिना प्रयास किए बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए कितना याद रह रहा है ना, ये सारी चीजें आप करो। तो जैसे कॉमिक्स पढ़ते हैं, जैसे मैगजीन पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वैसे न्यूज़पेपर तो नहीं, थोड़ा अलग हो जाता है, बोरिंग, लेकिन जैसे नॉर्मल स्टोरी बुक्स वगैरह ये सारी चीजें पढ़ते हैं, उस तरह से पढ़ो थोड़ा, ठीक है। तो ऐसे करके बस पढ़ते जाओ, लेकिन बर्डन नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी टारगेट कर रहे हैं सीएसई को, हम स्कूलिंग से प्रिपरेशन शुरू नहीं कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं, थोड़ा सा माहौल बना रहे हैं, ठीक है। तो वो माहौल बनाने के लिए सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 साल तक ये सारी चीजें जो है वो आप करो, थोड़ा थोड़ा करके करो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज होगी। फिर इसके बाद में जैसा कि एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा, क्योंकि जब सीएससी की कोई प्रिपरेशन करता है तो वो यूट्यूब खोजना शुरू करता है, 10 लोगों से बात करना शुरू करता है, कुछ लोग आगे से सजेशन देना शुरू करते हैं। तो एक चीज ये आ जाती है कि क्या मुझे दूसरी और जो बुक्स है उनको पढ़ने की भी जरूरत है, जैसा कि अदर एस्पिरेंट्स या इंस्टीट्यूशन मुझे सजेस्ट करते हैं। मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। यू आर एट द वेरी बिगिनिंग, कुछ भी अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, केवल और केवल एनसीईआरटी पर फोकस करना है। और जो भी करंट ऑनगोइंग चीजें हो रही है उसको समझने की या उसको जानने की आदत जो है वो केवल डालनी है, उसमें भी याद कुछ नहीं रखना है। देखो ये क्या हार्ड डिस्क नहीं है, है ना, दिस इज आवर ब्रेन, है ना, यहाँ से आइडियाज निकलते हैं, तो कुछ भी अभी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टोर कब करेंगे, जब हम लोगों को एग्जाम लिखने में 1-1.5 साल बचेगा तब स्टोर करना शुरू करेंगे। अभी केवल समझने की जरूरत है, ठीक है, आदत डालने की जरूरत है, इतना सा हम लोगों को अभी करना है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो अभी उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है ना, ये सारी चीजें क्या होगा, अननेसेसरी बर्डन जो है वो प्रेशर आ जाता है और फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और फिर छोड़ देना, छोड़ो यार क्या करना है, दूसरा कुछ काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज जरूरी है, ठीक है। तो बहुत कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अलग चीज जो आती है वो आती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में आप क्या कर सकते हैं, तो अभी देखो सीबीएसई ने बहुत अच्छा काम ये किया है ना, और दूसरे बोर्ड ने भी किया होगा शायद, कि उन्होंने एमसीक्यूज जो है वो शुरू कर दिए, है ना, जैसे 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं टी में से, तो अच्छी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो है वो शुरू हो गई। तो आपकी भी स्कूलिंग में जब भी एमसीक्यूज आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ज्यादा एमसीक्यूज जो है वो क्या करेंगे, आपको ज्यादा क्लोज ले जाएंगे इस एग्जाम के, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे तो हैबिट डलती जाएगी आपकी, ठीक है। छोटे छोटे एसेज अभी से आप लिखना शुरू करें, है ना, अगर कोई कंपटीशन वगैरह होती है तो उसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है, छोटा छोटा ही करना है। डायरी राइटिंग अगर आपकी कोई हैबिट है तो उसको आप जरूर जो है करें। अगर आप पोएम्स लिखते हैं, कुछ स्टोरीज लिखते हैं, इनमें से कोई भी चीज है, नहीं बोल रही ये सारी चीजें करनी है, इनमें से जो भी आपकी कोई इंटरेस्ट की चीज हो तो उसको आप कंटिन्यूस करें। ये आपको लगता है कि ये अच्छी चीज है, इसको डेवलप करना चाहिए, तो धीरे धीरे थोड़ा डेवलप करने की कोशिश भी करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप स्लोवली स्लोवली जो हो स्लोवली स्लोवली करते जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में मेकिंग माइंड मैप्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये एक एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। इसमें क्या होता है, ये राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए की जाती है। हम जब भी आप देखें ना, माइंड मैप्स बनाना मतलब जैसे मुझे कोई भी चीज याद रखनी है तो मैं उसको डायग्राम के थ्रू या फ्लो चार्ट के थ्रू बनाने की कोशिश जो है वो करता हूँ। जैसे
बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे कंप्यूटर कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो हम बोलते थे कंप्यूटर में हम कोई कमांड देते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट निकलता है। तो माइंड मैप कैसे बनाते थे हम उसका, हम ऐसे लिखते थे इनपुट, और इनपुट के बाद में यहाँ पर होगा प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद में यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट। ये माइंड मैप हमारा बन रहा है। तो कोई भी चीज को जब हम याद रखते हैं, लंबी चीज को, बड़ी चीज को, तो हम इस तरह से माइंड मैप्स बना के उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब चॉइस क्या है हमारे पास में? एक चॉइस ये हमारे पास में कि स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाएं और उसको फॉलो करें, और दूसरी चॉइस हमारे पास में एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाएं। तो आप मुझे बताओ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? टाइम टेबल स्ट्रिक्ट होना चाहिए या टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए या स्ट्रिक्ट? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वेरी गुड, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल होना चाहिए, लेकिन उसको फॉलो स्ट्रिक्टली हमको करना है ना? वी शुड ऑलवेज हैव फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, बट वी हैव टू फॉलो इट वेरी स्ट्रिक्टली। ठीक है, फॉलो उसको स्ट्रिक्टली हम लोगों को करना है, ये चीज जरूर जो है वो ध्यान में रखें। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम इतना टाइट टाइम टेबल बना लेते हैं और फिर हमारे ऊपर प्रेशर पड़ने लग जाता है। अरे आज तो ये पढ़ा ही नहीं, चूक गए, आज तो ये पढ़ना था, आज हिस्ट्री पढ़नी थी, आज ज्योग्राफी का चैप्टर हम लोगों को पढ़ना था, आज सिविक्स में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना था। अरे बाबा, अभी से इतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चिल रहो, रिलैक्स रहो, अभी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाओ। वीक में 1 या 2 दिन का टाइम टेबल बनाओ, छुट्टियां आ रही है तो टाइम टेबल बनाओ, थोड़ा थोड़ा करके अपने हिसाब से जो है वो पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। लेकिन हाँ, दिमाग में ये बात रखो कि यार मुझे करना है, इसलिए मुझे पढ़ना है। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलप हम लोगों को अभी से करनी है, जिसमें हमारा एटीट्यूड होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों? प्रॉब्लम सॉल्विंग क्योंकि अल्टीमेटली बाद में आपको काम यही करना है, और ये पूरी जो प्रिपरेशन है, इट इज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी इसी तरह के आएंगे। तो ये एटीट्यूड 1 साल में डेवलप नहीं होता है, इट टेक्स कपल ऑफ ईयर्स, 3 4 5 6 साल लगते हैं, तब जाके ये एटीट्यूड जो है वो बनता है। अभी से बनाना शुरू करेंगे तो जब एग्जाम लिखेंगे या जब इंटरव्यू तक पहुंचेंगे तब तक बन जाएगा ना। या 1 साल पहले शुरू करेंगे और बन जाएगा अचानक? 1 साल में सारी चीजें तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो अभी से ये धीरे धीरे करके शुरू करेंगे। पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। ठीक है, अब पॉजिटिव अप्रोच कैसे? जैसे इसको लेकर मैं आपको एक छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूँ। इंसिडेंट क्या है कि मान लो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताना क्या चीज हुई। एक सपोज यू आर अ पेरेंट, आप एक पेरेंट हैं और आपका जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ता है। स्कूल में बच्चे को पेरेंट ने एक टीचर ने जो है वो डांट लगा दी। ठीक है, डांट लगा दी। अब वो बच्चा जो है वो घर गया, उसका मूड ठीक नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा सा गुस्से में। आपने एज ए पेरेंट उस बच्चे से पूछा क्या हुआ भैया, तो उसने बोला कि आज जो है वो मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी टीचर ने मेरे को बेंच पे खड़ा कर दिया और टीचर ने मेरे को डांटा। अब मुझे बताओ, एज ए पेरेंट आप उस बच्चे को क्या रिप्लाई करोगे? एज ए पेरेंट आप क्या रिप्लाई करोगे? ठीक है, आपके सामने ये प्रॉब्लम आ गई। अब ये प्रॉब्लम लग रही, चूंकि टाइम कम है इसलिए मैं ही इसको आपके सामने इसको थोड़ा सा आपकी मदद कर देता हूं इसको सॉल्व करने में। 2 ऑप्शन जनरली जो है वो हम देखते हैं कि वो नजर आते हैं। एक तो पेरेंट जो है वो बहुत ज्यादा चाइल्ड सपोर्टिव होता है ना, मेरा बच्चा, इसको कैसे डांट दिया टीचर ने, कल मैं आता हूं, कल मैं आती हूँ स्कूल में, और बात करते हैं टीचर से, ऐसे कैसे डांट दिया, बच्चे की कोई गलती नहीं थी, बच्चे को डांट दिया, बच्चा गुस्सा हो गया, है ना, बच्चा बहुत परेशान हो गया, स्ट्रेस में आ गया। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पेरेंट हो सकता है बोले तेरे को तो डांट पड़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, तू तो यहाँ घर पे भी शैतानी करता है, वहां भी शैतानी क्यों होगी, तेरी गलती होगी तब टीचर ने तेरे को डांटा। ये 2 चीजें आ गई सामने। अब मुझे बताओ जनरली ये 2 चीजें की जाती है या नहीं की जाती? आंसर में की जाती है। जनरली ये 2 चीजें की जाती है। लेकिन अगर आप भी इन 2 चीजों में से ही कोई एक चीज कर रहे हैं तो भैया वेरी सॉरी टू से, सिविल सर्विसेज एग्जाम आपके लिए नहीं है। क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम में हमारा एटीट्यूड तीसरी तरह का होना चाहिए। अब सोचो वो तीसरा तरीका क्या हो सकता है? सर रीजन पता होना चाहिए कि उसकी टीचर ने उसको क्यों डांटा। रीजन पता, हाँ चलो रीजन पता हो गया, रीजन पता हो गया, तब भी आप इन 2 चीजों के अलावा क्या करोगे? टीचर के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड उसके माइंड में डेवलप करना चाहिए कि ये जो भी उसके साथ हुआ है उसको उसे बताया जाए, समझाया जाए अच्छे तरीके से, ताकि वेरी गुड। आगे भी उसके साथ ऐसा हो तो वो उन चीजों को फेस करने के लिए अच्छे से उनके लिए प्रिपेयर रहे। और Okay. अगर
गलती की तो उसके माइंड में पेरेंट्स के लिए नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर वो बोलता है कि टीचर की गलती है तो फिर टीचर को वो कभी ज्यादा कुछ समझेगा नहीं। मीन्स उसे उसकी गलती को रियलाइज कराते हुए भी उसके माइंड में पॉजिटिव एटीट्यूड डालना चाहिए ताकि वो हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट के लिए आगे रहे। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल, आपका आपका जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, इसमें ये बात ठीक है, आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की वो एकदम करेक्ट है कि अगर वो टीचर को लेकर अगर बात करेगा कि टीचर जो है वो टीचर की अगर वो कंप्लेन करेगा कि टीचर ने ऐसे कैसे डांट दिया, तो टीचर के प्रति उसका जो बिहेवियर है वो नेगेटिव हो जाएगा और फिर वो सीख नहीं पाएगा। और दूसरा, अगर एज अ पेरेंट वो पहले ही डांट खा के आया है बच्चा और मैं उसको अलग डांट दूं तो वो पेरेंट के प्रति जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों ही केस में प्रॉब्लम है। अब आपका जो कहना है वो एकदम ठीक है कि हमको जो है वो बच्चे को समझाना है इस तरह से कि ये जो भी चीज हुई है वो चीज जो है वो उसके अच्छे के लिए है ना। और जो भी जिस भी तरह से उसको हम लोग समझाना चाह रहे हैं वैसे हम उसको समझाएं। पर एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा हमको जो है वो डिफरेंस जो है वो आइडेंटिफाई होता है। वो क्या होता है कि उस कंडीशन में बच्चा जो है वो गुस्से में है, हम कोई भी उसको अगर ज्ञान की बात बताएंगे कि ऐसा नहीं होता है वैसा नहीं होता है, समझदारी वाली बताएंगे, तो इतनी आसानी से उस बच्चे के दिमाग में वो बात बैठती नहीं है। ठीक है, तो हम तीसरी तरह की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन हम कामयाब होंगे इस चीज को लेकर थोड़ा सा श्योरिटी जो है वो कम ज्यादा हो सकता है। डिपेंड्स ऑन कि आपकी कन्विंसिंग स्किल्स कितनी है और बच्चा कितनी आपकी बात जो है वो मानता है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो हो सकती है। अब ऐसे में क्या होता है कि एक जो अप्रोच मैं आपको बताता हूं, जो एक सिविल सर्वेंट जिस अप्रोच के साथ में आगे बढ़ता है वो अप्रोच मैं आपको बताता हूं। उसमें यह किया जा सकता है कि ये जो पूरा सिनेरियो बना है, इस पूरी सिनेरियो में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज है फीलिंग ऑफ अ चाइल्ड, आइडेंटिफाइंग द रियल प्रॉब्लम है हाउ द चाइल्ड इज फीलिंग। और ये फीलिंग जो है वो टेम्परेरी है। उस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि पूरी क्लास में से टीचर ने मेरे को ही डांटा, मतलब मैं ही खराब हूं या मेरी किस्मत खराब है या ये मेरे साथ ही क्यों होता है। इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है और ये फील कर रहा है कि मेरी इंसल्ट हो गई, बाकी सब ठीक है, लेकिन यार मेरी इंसल्ट हो गई यार, अब मैं क्या करूं यार, मैं तो मतलब मेरी तो इज्जत चली गई और ऐसा वैसा कर वो चीज जो है वो बच्चा फील करने लग जाता है। तो इस फीलिंग को समझते हुए एज ए पेरेंट हमको इस फीलिंग को नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, अब इस नॉर्मलाइज करने का एक तरीका जो है मैं आपको बताता हूं। वो तरीका ये हो सकता है कि हम बच्चे से इस चीज को लेकर बात करें कि जैसे बच्चा आया, डांट दिया बच्चे को, बच्चा क्या हो गया, तो बच्चे ने बताया कि टीचर ने आज मेरे को डांट दिया, ऐसा ऐसा हो गया, पूरा सीन बता दिया। तो बोले अच्छा तेरे को डांट दिया, अरे यार मैं भी जब छोटा था ना स्कूल में था, तो एक बार क्या हुआ कि मेरा पास वाला बच्चा था वो बार बार शैतानी कर रहा था, वो मेरे से गुदगुली चला रहा था और मैं हंस गया, और मैं हंस गया तो टीचर ने जो है वो मेरे को खड़ा कर दिया। अब बोलो मेरी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को टीचर ने खड़ा कर दिया, मेरे को डांट दिया टीचर ने, मेरे को डंडा लगा दिया, मेरे को क्लास से बाहर निकाल दिया। तो फिर बच्चा बोले अरे यार ये तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो फिर आपने क्या किया, तो आप बोलेगी मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन उसके बाद में फिर जो है वो आ गया घर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगले दिन पता है क्या हुआ, अगले दिन ना उन्हीं टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन का आंसर पूरी क्लास में से किसी को नहीं आता था, उसका आंसर मैंने दिया। और पता है जब मैंने आंसर दिया तो टीचर ने मेरे को क्लास में सबके सामने बुलाया और टीचर ने जो है वो मुझे शाबाशी दी और टीचर ने मेरे को जो है वो अप्रिशिएट किया। अब यहां पर क्या हुआ, ये पूरे सीन से जब आपने ये कन्वर्सेशन बच्चे के साथ में किया, तब क्या हुआ, बच्चे को पहली चीज तो ये रियलाइज हो गई कि दुनिया में अकेला मैं नहीं हूं जिसको टीचर डांटता है, जिसकी इंसल्ट होती है, मेरे पापा या मेरी मम्मी है, इनके साथ भी ऐसा हो चुका है, मतलब ये कोई स्पेशल नहीं है जो सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, तो वो बड़ा नॉर्मल हो गया। ये ठीक वैसे ही होता है जब क्लास में एक बच्चे को पनिशमेंट मिल जाती है तो उसको कैसा फील होता है, उसको बहुत बुरा लगता है। लेकिन सोचो अगर 10 बच्चों को एक साथ खड़ा कर दिया जाता है तो 10 के 10 एकदम बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, हंसते खेलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको उनको ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। तो जब हम मेजोरिटी, अगर हम क्राइम कर रहे हैं लेकिन क्राइम में भी हम मेजोरिटी में है ना, तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं। ठीक है, तो इस फीलिंग को हमने बच्चे की समझ लिया और इस तरह से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो हो गया। इस तरह की अप्रोच जो है वो एक सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम उसको हर जगह फेस करनी है। ठीक है, वो जब अपने वर्क में होगा ना, जब वो काम पर जाएगा तो कितने सारे लोग आएंगे और कितनी प्रॉब्लम्स को लेकर आएंगे। जब वो जनसभाएं करेंगे तो लोग आएंगे, कोई आएगा मेरी बकरी चुरा ली,
इसने मेरी भैंस को मार दिया, इसने मेरी जमीन में थोड़ा हिस्सा ले लिया, इसने मकान तोड़ दिया, इस तरह के बहुत सारे सीन आते हैं। तो ऐसे में बहुत बार इस तरह की चीजों का उपयोग जो है वो भी एक सिविल सर्वेंट को जो है वो करना पड़ता है, जहां पर उनको डिप्लोमेटिकली बहुत सारी चीजों को सॉल्व करना पड़ता है। हर चीज को ऐसा नहीं अदालत में ले जाके सॉल्व करो, है ना। कुछ चीजों के सॉल्यूशन जो है वो अदालत में कितनी भीड़ करोगे भैया, तो कुछ चीजों के सॉल्यूशन जो है वो एक अलग नजरिए से निकल सकते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड और इस तरह का पॉजिटिव अप्रोच हमारे पास में जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगली चीज है, यू शुड ऑलवेज कैरी योर एम इन योर आईज। हर तरफ जहां देखो वहां आपको अपना सपना नजर आना चाहिए कि व्हाट आई वांट टू बिकम। उसी तरह से जो है वो अपनी पर्सनालिटी को बनाना शुरू करो, ठीक है। कॉन्फिडेंस हमेशा अपने साथ में रखो और बी ए साइलेंट हॉर्स, जिसको बोलते हैं ना एकदम खामोश घोड़ा। बिल्कुल बताना नहीं है किसी को, साइलेंटली इस डायरेक्शन में काम करते रहो। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब भी हम बताते हैं लोगों को तो लोग अपने अपने परसेप्शन हमारे दिमाग में घुसेड़ने लग जाते हैं। डोंट टेल एनीवन, ठीक है। साइलेंटली काम करते रहो। रियलाइज योर ड्रीम इन योर माइंड, इन योर हार्ट, ठीक है। वहां से ड्रीम जो है वो कंप्लीट होगा, किसी और के कहने से नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को करनी है, ठीक है। देन कम्स द परसिवरेंस। तो आप देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत लंबी जर्नी है भैया। इट्स अ मैराथन, कंप्लीट मैराथन, बहुत लंबी जर्नी है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने में 1 साल में पूरी हो जाएगी। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। देयर इज नो शॉर्टकट, कोई भी शॉर्टकट हमारे पास में नहीं। एक डिफिकल्टी जो हम लोगों को आती है इस प्रिपरेशन में, और कोई डिफिकल्टी नहीं है, एक डिफिकल्टी आती है कि कभी कभी हमारी होप्स जो है वो लूज होने लग जाती है। और होप्स जब लूज होती है ना, तो हम सोचते हैं छोड़ो यार। और सोचो जिसने छोड़ दिया फिर कोई मतलब नहीं। फिर क्या है कि वो कसक रह जाएगी जीवन भर लाइफ में यार, कि यार छोड़ा, कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो छोड़ना नहीं, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ में बहुत बार ऐसे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, है ना, जब हम लोगों को अलग अलग तरह की चीजें लगेगी। एफर्ट्स हमको कंटिन्यूस जो है वो बना के रखना है। एफर्ट्स करते जाओ, कंसिस्टेंटली करते जाओ, होप्स को लूज मत होने दो, ठीक है। कंटिन्यूसली करते जाओ जब तक यूपीएससी ये नहीं कह दे कि आपके अटेम्प्ट पूरे हो गए हैं, आपकी उम्र पूरी हो गई तब तक लगे रहो, ठीक है। टेंशन नहीं लेना। अब क्या है, इसमें कुछ डर जो है वो हमारे सामने आ जाते हैं। वो डर क्या क्या है? एक जो सबसे बड़ा डर होता है वो हम सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हैं ठीक है। क्योंकि जब भी कोई बड़ा सपना देखते हैं ना, सेल्फ डाउट जो है वो जरूर आता है। सेल्फ डाउट क्या, कैन आई रियली मेक इट। हमको कभी कभी से देख के लगता है यार कि मैं बन सकता हूँ क्या यार आईएएस ऑफिसर, मैं कलेक्टर बन जाऊंगा क्या यार। कभी कभी कांच में खड़े होकर देखते हैं, शक्ल देखी तेरी, तो बन सकता है आईएएस क्या, है ना। तो कभी कभी ये सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। अच्छा, सेल्फ डाउट जो है वो कब शुरू होता है? ये तभी शुरू होता है जब हम हमारी स्ट्रेटेजी में थोड़ा चूक करते हैं, है ना, या है ना एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, या समझ रहे हो ना, टाइम पास करने लग जाते हैं, इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो जाता है, तब ये सारी चीजें होना शुरू होती है, ठीक है। दूसरा ये आता है कि भैया मैं प्रिपरेशन तो कर लूंगा और पढ़ाई भी कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ अगर मैं फेल हो गया तो? फेल हो गया तो क्या करेंगे भैया? ये भी एक डर आता है दिमाग में, है ना। ये भी बड़ी बात हो गई। दूसरा, यार ये कितना लंबा है यार, खत्म ही नहीं हो रहा है साला। तैयारी करो, फिर प्री दो, फिर मेंस दो, फिर इंटरव्यू दो, है ना, फिर उसके बाद ट्रेनिंग आएगी, और उसमें भी ये सब तब होगा जब सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट नहीं हुआ तो फिर वापस से प्री दो, फिर मेंस दो, तो लंबा चलता है मामला। तो ऐसा करके लगता है अरे जल्दी खत्म होना है यार, ये कब तक चलेगा ऐसा, है ना। ये चीज भी हमारे दिमाग में आने लग जाती है, फटाफट खत्म हो यार। पेशेंस जो है ना वो खत्म होने लग जाते हैं, वो भी खत्म नहीं होने देना। और एक जो आखिरी चीज आती है कि यार भैया सपना तो बहुत बड़ा देख लिया, लेकिन डर लग रहा है पूरा नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? डू आई हैव एनी प्लान बी, कि मैं ये काम कर लूं अगर नहीं हुआ तो? और ये तब आ रहा है जब सेल्फ डाउट में है हम लोग, तब आ रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे दिमाग में आती है। अब ये जब सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है तो हमको क्या करना चाहिए? तो सिंपल चीज है, जो मैंने 5 चीजें बताई उन 5 चीजों को फॉलो करो। ये चीजें नहीं आई, ठीक है। और फिर भी ये जो 4 चीजें हैं, हम लोग यहाँ पर जो ये 4 चीजें देख रहे हैं, दीज 4 थिंग्स, अगर ये 4 चीजें तो आपकी सॉल्व हो जाएगी। कब सॉल्व हो जाएगी? एक क्वेश्चन जो है वो अपने आप से पूछो, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो अपने आप से पूछो, और वो क्वेश्चन ये है दैट व्हाई आई स्टार्टेड दिस जर्नी। मैंने ये जर्नी क्यों शुरू की थी? आस्क योरसेल्फ। अगर वो रीजन बहुत बड़ा है ना, आप लग जाओगे वापस से तैयारी में, फिर नहीं छूटेगा, ठीक है। बस ये क्वेश्चन जो है वो अपने आप से पूछो जब भी ये चीजें आए तब,
एंड देन यू विल डिसाइड कि आपको करना है। फिर भी चलो ऐसा मान लो यार कि 135 करोड़ की पॉपुलेशन है ना, 10 अभी तो 10 लाख 11 लाख है, आप जब तक एग्जाम लिखोगे 12-15 लाख हो जाएंगे। 15 लाख लोग जो है वो ये एग्जाम लिख रहे हैं, मुश्किल से 1000 सीट्स हैं, उसमें भी मुझे तो टॉप 100 में आना है। तो यार ऐसे में प्लान बी होना चाहिए क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लान बी को लेकर भी बात कर लेंगे। ऐसा प्लान बी कि तैयारी में यही करूं, तैयारी में यही करूं, लेकिन और भी इसके अलावा कोई एग्जाम्स हो जो कंपैरेटिवली थोड़ी सी आसानी से निकल जाए और मेरी लाइफ जो है वो सेट हो सकती है क्या? वो हो जाए, उसके साथ भी तैयारी कर लूं, या ये नहीं हुआ तो कम से कम उतना तो हो ही जाए, सेफर साइड। तो कोई दिक्कत नहीं, प्लान बी भी हमारे पास में है। प्लान बी को लेकर भी बहुत सारे और भी कुछ एग्जाम्स हैं जिसमें सेम तैयारी आपको करनी पड़ती है, लेकिन इस तैयारी करने के साथ में आप उन एग्जाम्स को भी लिख सकते हैं। वो एग्जाम्स की बात हम लोग फिलहाल अभी नहीं करेंगे, अगले किसी सेमिनार में करेंगे। एज पर द रिक्वायरमेंट आप लोगों की तरफ से अगर आता है कि हाँ हम लोगों को चाहिए ये पता लगाना है, तो फिर हम लोग जो है वो इसकी बात भी जो है वो कर लेंगे। ठीक है, तो प्लान बी के बारे में भी हम बात कर लेंगे। ये हो गई बात सारी। कुछ और चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है वो सुने मुझसे ठीक है, वो ये चीजें हैं कि देखो प्रॉब्लम जो है ना, उससे लड़ने का एक तरीका है, अगर आप प्रिपेयर्ड हो इस बात के लिए कि प्रॉब्लम तो आएगी भैया, प्रॉब्लम आएगी, योर माइंड सेट इज प्रिपेयर्ड, प्रॉब्लम आने तो देख लेंगे। ठीक है, फेलियर इज अ ट्रुथ। ये एग्जाम ऐसी है कि इसमें फेलियर आ सकता है भैया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, फेलियर आ सकता है। बट फेलियर आए तब, उससे पहले आप अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि अगर मैं फेल भी हुआ तो वापस से तैयारी शुरू करूंगा, लगा रहूंगा। ठीक है, फेल भी हुआ तब भी लगा रहूंगा। ठीक है, कैसे? तो इसको लेकर आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूं, आपको इस स्टोरी में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो द स्टोरी गोज लाइक कि एक आदमी था, उस आदमी का ऐसा था कि वो नाचता था तो बारिश होती थी। एक आदमी था, वो नाचता था तो बारिश होती थी। ठीक है, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी मैंने मेरे एक भैया है उनसे सुनी थी, अनिरुद्ध भैया, एंड ही इज ऑलरेडी आईआरएस ऑफिसर, है ना। उन्होंने कुछ 2-3 साल पहले जो है, 3 या 4 साल पहले ये एग्जाम क्रैक किया था। उन्होंने ये स्टोरी जो है वो सुनाई थी, एंड दैट स्टोरी आई एम डिपेक्टिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो एक आदमी था, वो आदमी क्या था, वो जब नाचता था ना तो बारिश होती थी। तो एक गांव के अंदर क्या हुआ कि बारिश नहीं हो रही थी, तो लोगों ने बोला यार कि उस आदमी को बुलाएं यार। ठीक है, तो उस आदमी को बुलाया गया, तो बोले कि यार भैया आप नाचो तो यार बारिश होगी, ऐसा सुना है हमने। तो उसने बोला कि ठीक है भैया। तो कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाया, ये क्या बात हुई यार, कि नाचेगा तो बारिश होगी। तो उसने बोला कि चलो देखते हैं। तो भाई साहब वो आदमी ने नाचना शुरू किया। सुबह 10 बजे उसने नाचना शुरू किया, 10 से 12 बज गई, बारिश नहीं आई। 1 बज गई, बारिश नहीं आई। 2 बज गई, बारिश नहीं आई। 4 बज गई, बारिश नहीं आई। 8 बज गई, बारिश नहीं आई। 10 बज गई, बारिश नहीं आई। रात में 12 बज गई, तब भी बारिश नहीं आई। अगले दिन सुबह की 4 बज गई, तब भी बारिश नहीं आई। फिर सुबह की 9 बज गई, तब भी बारिश नहीं आई। फिर दिन की 12 बज गई, बारिश नहीं आई। फिर शाम की 5 बज गई, बारिश नहीं आई। रात की 8 बजी, बादल आने शुरू हो गए और धीरे 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 बारिश आना शुरू हो गई। और बाबा, लोग बाहर आए और लोगों ने बोला है कि यार ये तो बहुत ही गजब हो गया, मतलब यार ऐसा क्या है यार, जो मतलब ऐसे कैसे बारिश, मतलब यार तुम मतलब चमत्कार हो गया है तो ऐसा करके। तो वो आदमी ने बोला कि देखो, चमत्कार नहीं है, मेरे दिमाग में ना दो ही चीज रहती है। क्या चीज रहती है? एक, मैंने मेरे दिमाग में ये चीज क्लियर कर रखी है कि मैं नाचूंगा तो बारिश होगी, मैं नाचूंगा तो बारिश होगी। और दूसरा, मैंने ये बात क्लियर कर रखी दिमाग में कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होगी। दिस प्रिपरेशन इज अबाउट दिस। दिमाग में रखो कि मैं ये एग्जाम क्रैक करूंगा और मैं तब तक तैयारी करूंगा जब तक मैं इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर लेता। ये दो चीज अगर दिमाग में होगी, बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, बहुत आसान है ये वाली चीज। नाउ लास्ट चीज जो है वो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, दिस जर्नी इज वेरी लॉन्ग, बहुत लंबी जर्नी। तो आप बोलो, जब भी सफर लंबा होता है तो हम क्या करते हैं? बताओ, अगर आपको जाना है, 2 दिन का सफर है ट्रेन में, क्या करते हैं? बताओ, अगर 2 दिन का सफर है ट्रेन में,
सफर लंबा है, जर्नी लंबी है, तो क्या करते हैं हम लोग? सर गेम खेलते हैं। गेम खेलते हैं। और बताओ और क्या करते हैं? फिर आराम से ट्रेवल एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं, गेम खेलते हैं, वेरी गुड। और बताओ? सर एक दूसरे के किस्से शेयर करते हैं। एक दूसरे की किस्से शेयर करते हैं। और बताओ? तो गाने सुनते हैं। हाँ, गाने सुनते हैं, वेरी गुड। और बताओ? सर जब पता है कि सफर लंबा है तो पूरी तैयारी करके चलते हैं। तैयारी करके चलते हैं, गाने सुनते हैं, गेम खेलते हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, किस्से शेयर करते हैं, बस यही तो करना है। जब सफर लंबा होता है तो हम ये चीजें करते हैं। हमारा भी ये सिविल सर्विसेज का सफर जो है ये लंबा है। लंबा है तो करो ना, गाने गाओ, गाने सुनो, हॉबीज को मत छोड़ो। हॉबीज हैं उसको कैरी ऑन, चलते रहो। इससे तो क्या होगा, इससे लाइवलीनेस आएगी लाइफ में। वरना तो क्या है यार, बहुत बार पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। तो बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं कि तन मन धन सब लगाना पड़ता है, खेलना कूदना छोड़ना पड़ता है, हॉबीज छोड़नी पड़ती। नहीं बाबा नहीं। गाने गाओ, म्यूजिक सीखो, ठीक है, स्पोर्ट्स खेलते हो तो स्पोर्ट्स खेलो, दोस्तों के साथ गप्पे भी मारो, ठीक है, स्टोरी सुनाओ। कुछ करना अच्छा लगता है, कुकिंग का शौक है तो कुकिंग करो, ठीक है, जो करना अच्छा लगता है वो करो। नीरस मत बनाओ लाइफ को, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट कभी भी नीरस नहीं हो सकता। वो जब वो जिंदा होगा अंदर से तभी तो अच्छा काम कर पाएगा। अगर वो नीरस है, एकदम सिंसियर सिंसियर ही, एकदम सीरियस ही है, तो अच्छा काम थोड़ी कर पाएगा क्या? ठीक है, सोसाइटी को खड़ूस सिविल सर्वेंट्स नहीं चाहिए, उनको हैपनिंग सिविल सर्वेंट्स चाहिए, जो सोसाइटी को खुश रख सके, है ना, जो अपने आसपास अच्छा खुशी का माहौल बना सके, वो चाहिए। तो ये सारी चीजों को छोड़ना नहीं है, इनको कैरी करो। सफर लंबा है, गाने गाते हुए चलो, ठीक है, तो अब पता ही नहीं चलेगा कब पूरा हो जाएगा सफर। ठीक है, हैप्पीनेस भी तो जरूरी है, ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है ना, एंजॉय करते हुए चलो, तो ये जर्नी जो है वो जरूर से पूरी हो जाएगी। आधी चीज तो इसी चीज की है, आधा तो क्या पंगा इसी बात का है। इतने सीरियस हो जाते हैं, इतने सीरियस हो जाते हैं कि फिर लगता है कि यार मतलब लाइफ नीरस लगने लग जाती है ना, डीमोटिवेटेड फील करना शुरू हो जाते हैं, लो फील करना शुरू हो जाते हैं, आसपास लोग ही नहीं है, अकेले पड़ जाते हैं। नहीं भैया, ये तैयारी ऐसी नहीं है कि बिल्कुल अकेला हो जाओ, एकदम नीरस हो जाओ, सारे हॉबीज छोड़ दो, सारे शौक छोड़ दो। नहीं, इन सारी चीजों को लेकर करो। फैमिली को भी टाइम दो, फैमिली के साथ गप्पे मारो, है ना। एग्जाम के टाइम में सीरियस रहो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहो, टाइम मैनेज करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी जितनी हैपनिंग्स है वो सबको छोड़ना है। कभी कभी गरबे देखने भी चले जाओ, होली भी खेल लो, दिवाली भी खेल लो, ठीक है, ये सारी चीजें भी कर लो। इतना कोई गंभीर मामला नहीं है, ठीक है, कि ये सब चीजें छोड़ के केवल पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है, ये सारी चीजें भी करो, इससे कॉन्फिडेंस बना रहता है, और इससे आपकी पर्सनालिटी, देखो समझो ना, पर्सनालिटी में भी तो सारी चीजें आती है। तो अगर पर्सनालिटी ऐसी हो गई कि आप खुश ही नहीं है, तो फिर तो यार हैप्पी पर्सनालिटी इज नॉट अ गुड पर्सनालिटी, अनहैप्पी पर्सनालिटी इज नॉट अ गुड पर्सनालिटी, है ना। तो वन शुड बी हैप्पी, तब जाके तो अच्छे काम कर पाएगा। ठीक है, फिर अंततः एक चीज जो आ जाती है दिमाग में, बहुत बार ऐसे लोग भी आते हैं, ऐसा लगता है हम लोगों को कि सर हो सकता है ऐसा किया हम लोगों ने कि पूरी प्रिपरेशन कर ली, लेकिन अगर सफल नहीं हुए तो क्या? तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, आई एम सिटिंग हियर एज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। अगर सफल नहीं हुए, टेंशन लेने की वाली बात नहीं है, बिकॉज दिस प्रिपरेशन इटसेल्फ इज अ सक्सेस। इतना सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद में आप एक अलग इंसान निकल कर आएंगे, एक अलग पर्सनालिटी निकल कर आएंगे, और जिस किसी क्षेत्र में आप जाएंगे डेफिनेटली वहां पर आप झंडे गाड़ेंगे। ये बात जो है वो बिल्कुल 100% मैं आपसे कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूं, क्योंकि इतना नॉलेज, इतनी समझ, है ना, इतना इतना प्रॉपर तरीके का मैनेजमेंट, इतनी स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी कि आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर जाएंगे। तो इसलिए इस तैयारी को, जब एक क्वेश्चन आता है कि वेदर आई शुड प्रिपेयर फॉर इट और नॉट, प्रिपेयर करो भैया, कोई टेंशन नहीं, प्रिपेयर करो। ठीक है, गिव योर सेल्फ अ टाइम, गिव योर सेल्फ अ चांस, कोशिश करके देखो ना, लग जाता है, बन जाता है तो बढ़िया है ना। और अगर मान लो कभी ऐसा दिमाग में ख्याल आया, या कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि यार नहीं हो पाया, तभी टेंशन वाली बात नहीं है। प्रिपरेशन आपको इतना सॉलिड आदमी बना देगी कि किसी भी फील्ड में आप जो है वो एक्सेल कर जाओगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो अल्टीमेटली दिस प्रिपरेशन इज अबाउट हैप्पीनेस, यू मस्ट एंजॉय इट। ठीक है, इसमें एक मदद जो मैं आप लोगों की कर सकता हूं, वो ये है कि आई टीच इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब पहले तो एक चीज ये क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये वाली चीज भी बोल रहे थे
कि यार ये जो यूपीएससी का सेमिनार और ये सब चीजें कर रहे हो तो आप पढ़ाते हो, आपका कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है? तो बिलीव मी, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। ना तो मैं सिविल सर्विसेज की कोई कोचिंग लेता हूँ, ठीक है, ना मैं सिविल सर्विसेज का कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी इकोनॉमिक्स टीचर हु टीच टू क्लास 11th एंड 12th। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं स्कूल के बच्चों को या कॉलेज के बच्चों को इस चीज से अवेयर करूं कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इट इज नॉट जस्ट अ एग्जाम बट इट इज अ लाइफ प्रिपरेशन। और मुझे लगता है कि ये जर्नी हम सबको एक ना एक बार जो है वो ट्रेवल करके देखनी चाहिए। जो एंड रिजल्ट होगा वो होगा जैसा भी होगा, ठीक है, लेकिन हमको ये चीज जो है वो करके देखनी चाहिए। इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं क्लासेस लेता हूँ, ना आपसे मैं कोई चैनल सब्सक्रिप्शन करवाऊंगा, ठीक है, कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ, एक चीज जरूर जो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं 11th-12th की इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, तो उसमें मैंने एक एप्लीकेशन जो है वो डिजाइन की है जिसका नाम टिमुरू ऐप है, जो आप लोगों यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें इकोनॉमिक्स में एक पार्ट आता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो है वो यूपीएससी का एक पोर्शन है, और चूंकि 11th और 12th क्लास का जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है उसका यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी थोड़ा वेटेज है, तो उसको लेकर जरूर आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। उसमें दो चीजें जो है वो मैंने किया है। एक तो इंडियन इकोनॉमी जो उसके अच्छे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उसके वीडियो लेक्चर्स भी बनाए हैं, तो बेसिक समझ बनाने के लिए वो अच्छा है, दैट यू कैन वॉच, उसको आप जो है वो देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू कैन डाउनलोड एंड आस्क मी, तो मैं उसमें एक छोटा सा टैब बना दूंगा एंड इट इज फ्री, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और उसमें क्या किया है कि कुछ इकोनॉमी को समझने के लिए यूट्यूब से कुछ सिलेक्टेड वीडियोस हैं जिसको मैंने इंडियन इकोनॉमिक वीडियो लाइब्रेरी का नाम दिया है। उस लाइब्रेरी के अंदर कुछ मैंने इकोनॉमी को समझने के लिए कुछ शॉर्ट फिल्म्स, है ना, कुछ मूवीज और कुछ टेड टॉक्स या कुछ आपका डॉक्यूमेंट्रीज वैसा कुछ करके डाल रखा है। टॉपिक वाइज है वो, जैसे पॉवर्टी है तो पॉवर्टी के ऊपर कोई शॉर्ट फिल्म हो या मूवी हो तो उसको लेकर बात की गई है, ठीक है। तो वो कुछ है, तो वो चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और दिस इज इट। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप बारी बारी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और नाउ आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। मेरा नंबर जो है वो मैंने मेंशन किया था, माय नंबर, नोट इट डाउन, ये व्हाट्सएप नंबर ही है मेरा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। देयर आर फ्यू पीपल हु आर आस्किंग मी फॉर माय नंबर। दिस इज 8875313888। दिस इज माय नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। हाउएवर आई एम नॉट अ वेरी गुड पर्सन, है ना, जो प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज्यादा कुछ मदद कर पाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़ा सकता हूं मैं। इकोनॉमिक्स जरूर जो मैं क्लास 11th-12th के अंदर पढ़ाता हूं तो उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, उसमें आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। उसके अलावा बाकी मैं कोई यूपीएससी की क्लासेस नहीं लेता, है ना, देयर इज नथिंग पेड, और पैसा वैसा कमाने का इससे मेरा कोई मोटिव जो है वो नहीं है। एज अ गाइडेंस आई कैन हेल्प यू आउट।